हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे है दोस्तों, सब बढ़िया ना? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तुम दोनों पोछा मारते हुए अच्छी लग रही हो। तीनों भाई शेखावत मेंशन में। उन्हें आज बहुत दर्द और पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी खुद की ही बेटी को खो दिया था। सुबह का वक्त। नियति आज थोड़ी लेट उठी थी। जब वो उठी प्रखर जा चुका था। उसने फोन देखा तो प्रखर की तरफ से रात के 4 बजे टेक्स्ट मैसेज था। वो रात के 4 बजे यहाँ से गया था। नियति जल्दी से बात लेकर रेडी हो गई। आज उसे आपने ननिहाल भारद्वाज फैमिली में जाना था। उसके भाई अब्रॉड से आ गए थे। अगर वो नहीं गई तो वो बार बार उसे कॉल करेंगे। अब आगे और यूज परेशान कर देंगे। अगर वो नहीं गई तो वो सीधा यहाँ शेखावत फैमिली में आ जाएंगे। और ये बात नियति इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके तीनों भाई यहाँ आकर उसका सारा खेल बर्बाद कर दे। क्योंकि उसका सबसे बड़ा भाई प्रमित जहाँ जाता था, अगर वहां कोई नियति को थोड़ा कुछ कह दे तो वो सीधा वहां बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी देकर आता था। उसका कान सिर्फ घर या फिर बिजनेस तक नहीं था। उसने कल ही नियति को मैसेज किया था कि वो आज सुबह ही उससे मिलने के लिए और लेने के लिए यहाँ शेखावत आ जाएंगे। इसलिए नियति को जितनी जल्दी हो सके निकलना था, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे से जानती थी। खास करके उसका सबसे बड़ा भाई पागल हो जाता था उसके लिए। एक बार जब वो एक मिशन पर गई थी स्पेशल हेड फोर्स के साथ साइंटिफिक रिसर्च करने, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था। जब बहुत दिन हो गया तब प्रमीत ने गवर्नमेंट की टीम से बात किया तो उसे पता चला नियति इतने दिन से किसी डेंजरस मिशन पर गई है जहां केमिकल बहुत खतरनाक था। अगर प्रिसिशन ठीक से ना लिया जाए तो मौत भी हो सकता है। उस वक्त वो इतना पागल हो गया था कि उसने पूरा ऑफिस तहस नहस कारण पर उतारू हो गया था। और याने सबके सामने ही ये धमकी दिया था कि अगर उसे अपनी बहन सही सलामत नहीं मिली तो वो रिसर्च सेंटर में बॉम्ब ब्लास्ट करवा देगा। प्रमीत नियति का भाई था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी हिम्मत नहीं थी उसे कुछ भी कहने की। वरना कोई और होता तो इतनी सीरियस धमकी के लिए जरूर उसे जेल में डाल दिया जाता। नियति वहां से नीचे चली गई। आज वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नीचे सब बैठे हुए थे, वहीं रूही और नेहा दोनों पोछा लगाने में बिजी थी। ये देखकर न्यायो को बड़ा मजा आ रहा था। उसकी होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। एक दिन इन दोनों ने भी नियति को पूरा घर क्लीन करवाया था, ये कहकर कि नियति ने स्टाफ और नेहा की इंसल्ट किया है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए, वरना वो कभी नहीं सुधरेगी। फिर जब नियति पोछा मारती तो ये दोनों उसमें भी गंदा कर देते, ताकि नियति को दोबारा पोछा मारना पड़े। और आज देखो ये दोनों घर में पोछा मार रही है। जब रूही और नेहा को किसी की पैर नजर आए, दोनों ने ऊपर देखा। नियति को आपने सामने खड़ी टेडी स्माइल करता देख दोनों की आंखों में नफरत उतर आई। तभी नियति ने पोछे हुए जगह को देखा और उस पर चलते हुए आगे चली गई। नियति, तुमने ये क्या किया? हमने अभी अभी इस जगह को पोछा था। क्यों तुम हमें परेशान करने की कोशिश कर रही हो? रूही मासूमियत से आंखों में आंसू लाकर बोली। उसकी आवाज सुनकर बाकी सब भी उनकी तरफ देखने लगे। नियति पीछे मुड़ी और टेडी स्माइल करते हुए बोली, ओहो, मैंने तो देखा ही नहीं, फिर से पोछा मार दो। वैसे तुम दोनों पोछा मारते हुए बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल सड़क में पड़े सुअर की तरह लग रही हो। मैं देख सकती हूँ तुम दोनों के अंदर ही मेड बनने की टैलेंट कूट कूट कर भरा है। वैसे मेरे विला में मेरे पेट्स को क्लीन करने के लिए तुम दोनों अप्लाई कर सकती हो। मुझे लगता है तुम दोनों ये काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकती हो। अच्छी सैलरी भी दूंगी मैं तुम दोनों को, डोंट वरी। मिस्टर विपुल शेखावत जितना तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं उसी 4 गुना ज्यादा दूंगी। बस मेरे पालतू जानवरों को क्लीन करना है, इस बारे में सोचकर बताना मुझे। वैसे अभी तो तुम्हें हर दिन ऐसे ही पोछा मारना चाहिए। नियति हल्के से हंसी और मुड़ गई और जाने लगी। वहीं जय, आकाश और आदित्य नियति की बात सुनकर हंसने लगे। वो ऊपर से नीचे आ रहे थे। वो तीनों भी उस जगह पर चलकर चले गए जहां पहले से ही पोछा लगा हुआ था। उसे गंदा करके चले गए। नेहा अपनी होंठों को बाइट करते हुए बोली, नियति तुम हमें नफरत करती हो, इसलिए तुमने हमें सजा तो दे दिया है ना, क्या ये काफी नहीं है जो तुम मुझे और रूही को इस तरह से इंसल्ट कर रही हो? रूही भी रोने लगी। आज तक उसकी इतनी इंसल्ट कभी भी नहीं हुई थी। नियति, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी और नेहा ने गुस्से में बस कुछ गलत चीजें बोल दिया था फ्रेंड्स के सामने। क्या तुम इस वजह से हमें इतनी नफरत करती हो और बुरी तरह से इंसल्ट करना चाहती हो? उन दोनों की बात सुनकर सीखा जी और अर्जित, विपुल जी को थोड़ा बुरा तो लगा पर वो कुछ नहीं बोले। नफरत? मुझे तुम देसी कूड़े की ढेर से नफरत नहीं घिन आती है, और ऐसे भी मैंने तुम दोनों सच में सीरियसली ऑफर दिया है।
मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों बस मुझे इस काम के लिए ठीक लगे, इसलिए मैंने तुम दोनों को ये ऑफर दिया। नियति उन दोनों को भिन्न से देखकर बोली, डे से दोनों कचरा हो। और यही बात रूही और नेहा के दिल में बुरी तरह से चुभ गई, और वो ये देखकर भी उदास थे कि उनकी फैमिली वाले भी नियति को कुछ नहीं बोल रहे थे। डे से उन्हें कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। नियति डे से ही जाने वाली थी, तभी गार्ड चिल्लाते हुए अंदर आया। अरे सर, आप बिना परमिशन के ऐसे कैसे अंदर जा सकते हो? सबने गेट की तरफ देखा जहां से 3 लड़के दंदनाते हुए अंदर आ रहे थे, और गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि ये तीनों कौन है और बिना परमिशन के कैसे उनके घर में घुसे चले आ रहे हैं। पर नियति ने जैसे ही उन तीनों को देखा, उसका मन किया अभी अपना सिर पीट ले, क्योंकि ये तीनों कोई और नहीं उसके तीनों भाई थे, दोनों मामा जी के बेटे, जो यहां तक आ गए थे। अगर वो थोड़ी देर पहले घर से बाहर चली जाती तो कितना अच्छा होता। कल उसके भाई ने कहा था कि वो तीनों उसे लेने आएंगे, इसलिए उसे लगा अगर वो सुबह ही यहां से चली जाएगी तो ही ठीक रहेगा, उसके भाई को यहां आना ही नहीं पड़ेगा। ये तीनों उसके भाई नहीं, खुले सांड थे, जहां भी जाए उसके दोनों भाई सबको धमकी देते थे, और उसका दूसरा बड़ा भाई उन्हें कुछ भी करने से नहीं रोकता था, उल्टा वो बिना बोले ही कर जाता था। ये तीनों बस काम के टाइम ही सीरियस रहते थे, बाकी जब बात उस पर आए तो ये तीनों दूसरों काट खाने के लिए तैयार हो जाते थे। उसके लिए उनका सारा बुद्धि ही गायब हो जाता था और तीनों ही बच्चे बन जाते थे। तभी एक गार्ड ने प्रमीत को रोकने के लिए गलती से उसके हाथ को पकड़ लिया। प्रमीत ने गुस्से से उस गार्ड के कॉलर को पकड़ लिया और बोला, तुम रुकोगे मुझे अपनी प्रिंसेस से मिलने से? इस मेंशन को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, जानते नहीं हो मुझे? मैं प्रमित भारद्वाज में अपनी बहन के लिए क्या कर सकता हूँ? वहीं सीखा जी, जो अब तक उन तीनों लड़कों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो तीनों ही उसे बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। अब ये नाम सुनकर वो हैरान हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गया। जब उन्होंने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर विपुल जी से शादी किया था, तब उनके डैड जगजीत भारद्वाज ने उनसे अपना सारा रिश्ता खत्म कर दिया था। उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि विपुल 3 बच्चों का बाप था। वो तो विपुल को बर्बाद कर देना चाहते थे, सीखा की जिद की वजह से रुक गए। फिर जब सीखा ने शादी कर लिया तो उन्होंने सीखा से सारा रिश्ता खत्म कर दिया। सीखा जी की शादी को 20 साल हो गया था, तब उसके ये तीनों भतीजे बहुत छोटे थे। प्रमीत सिर्फ 5 साल का था, उससे छोटा बेटा 3 साल का था, और उसके छोटे भाई का इकलौता बेटा 2 साल का था। सीखा जी ने बाद में उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया था, पर उनकी मां रुक्मणी भारद्वाज ने कभी भी उनसे रिश्ता नहीं रखा। उन्हें ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी जो हमेशा गलत फैसला लेती है। वहीं विपुल जी भी पहचान गए थे कि ये सीखा की मायके भारद्वाज फैमिली से है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ, और तुम सब कौन हो जो हमारे ही घर में आकर हमारे ही घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहे हो? अमृत सख्त भाव से भौहें उचकाते हुए कहा। बच्चों को नहीं पता था कि सीखा जी कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि किसी ने उनसे कभी इस बारे में बताया ही नहीं था। तभी अर्जित भी गुस्से से बोला, हाँ कौन हो तुम तीनों जो घर में जबरदस्ती घुस रहे हो, और यहाँ कौन है तुम्हारी बहन? अर्जित ने इतना कहा और गौर से देखा तो 2 लड़कों को वो पहचान गया, क्योंकि उनमें से एक उसके साथ ही एक क्लास में था, पर उनका डिपार्टमेंट अलग था, इसलिए वो पहचान नहीं पाया। जिसके पीछे क्लास की सारी लड़कियां पागल थी, और दूसरा शायद उनका सीनियर था, और सब जानते थे कि वो भारद्वाज फैमिली से है। कैंपस में लगभग सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। वो उन तीनों को कुछ पूछने आगे जाता उससे पहले नियति आगे बढ़ गई। सब कंफ्यूज हो गए, आरती जी भी अपनी जगह से उठ गई। इतने सालों बाद आपने सामने अपने भतीजे को देखकर वो सदमे में थी। नियति को देखते ही तीनों भाई की आंखों में चमक आ गई। नियति के पीछे जय, आकाश और आदित्य भी थे। उन्हें डर था कि कहीं ये तीनों अनजान लोग उनकी बहन को चोट ना पहुंचा दे। डे से नियति उनके पास गई। प्रमीत जिसने गार्ड की कॉलर को पकड़ रखा था उसने उसे झट से छोड़ दिया और आगे जाकर नियति के गले लग गया। प्रिंसेस देखो हम आ गए हैं, तुम यहाँ क्यों आई? इस बकवास जगह पर तुम घर क्यों नहीं आई? प्रमीत नियति की सिर को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स बड़े भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको लगता है मुझे कोई छू सके? इतना किसी की औकात है? तो ये था नियति के बड़े मामा का बड़ा बेटा प्रमीत भारद्वाज, उम्र 25 साल, दिखने में किसी बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा हैंडसम। इनके पीछे लड़कियां पागल है। इन्होंने बिजनेस की पढ़ाई के साथ साथ लॉ भी किया है। अभी ये नियति की एक लॉ फर्म को संभाल रहे हैं।
और आपने फैमिली बिजनेस में भी आपने डैड की मदद कर रहे हैं। तभी पीछे से दो हाथ प्रमीत को पीछे खींच लिया। क्या भाई, हमें भी तो अपनी प्रिंसेस से मिलने दीजिए। आप तो अकेले ही हमारी प्रिंसेस से मिल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर एक लड़का प्रमित को साइड करके नियति को गले लगा लिया। ये था प्रमीत का छोटा भाई और नियति का सेकंड बड़ा भाई अरहान भारद्वाज, उम्र 23 साल। अभी ये कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। दिखने में बहुत हैंडसम और कॉलेज में बहुत सारे लड़कियों का क्रश, क्योंकि सबको पता है कि वो भारद्वाज फैमिली से है। ये भी नियति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, नियति में इनकी जान बसती है। इनका भी अपना खुद का बिजनेस है जिसे ये स्टडी के साथ साथ मैनेज करते हैं। फिर लास्ट में एक लड़का आया और मुंह बनाकर अरहान को न्याय से दूर कर दिया और बोला, मैं छोटा हूं इसलिए आप दोनों हमेशा मुझे लास्ट में अपनी प्रिंसेस को हक करने देते हो। इसका बदला तो मैं एक दिन आप दोनों से लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर उसने नियति को हक कर लिया और बोला, तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा प्रिंसेस। नियति ने उसकी बचकानी हरकतें देखकर सिर हिला दिया। उसके दोनों बड़े भाइयों का भी सेम रिएक्शन था। तो ये नियति के छोटे मामा जी का इकलौता बेटा अरमान भारद्वाज था, उम्र 22 साल। दिखने में ये भी आपने दोनों भाइयों की तरह बहुत हैंडसम। सब हैरान और सदमे में थे। अर्जित की तरह रूही और नेहा दोनों भी सदमे में थी, क्योंकि वो दोनों भी इन दो प्रिंस चार्मिंग को पाना चाहती थी। रूही को तो पूरा भरोसा था कि वो इनमें से एक लड़के को तो पटा ही सकती है, पर अब तो वो नौकरानी की तरह पोछा मार रही है। ये दोनों उन्हें देखकर क्या सोचेंगे। उनसे तो ज्यादा अट्रैक्टिव प्रमीत लग रहा था। देखा जाए तो भारद्वाज फैमिली की जीन्स ही एक्सीलेंट था। तभी जय, आकाश और आदित्य होश में आए। जय ने नियति को पीछे खींच लिया और आपने बाहों में छिपा कर बोला, कौन हो तुम सब और मेरी प्रिंसेस को अपनी प्रिंसेस क्यों कह रहे हो तुम तीनों? हमारी कोई बुआ नहीं है। सबकी हैरानी, क्योंकि वो दोनों भी इन दो प्रिंस चार्मिंग को पाना चाहती थी। रूही को तो पूरा भरोसा था कि वो इनमें से एक लड़के को तो पटा ही सकती है, पर अब तो वो नौकरानी की तरह पोछा मार रही है। ये दोनों उन्हें देखकर क्या सोचेंगे। उनसे तो ज्यादा अट्रैक्टिव प्रमीत लग रहा था। देखा जाए तो भारद्वाज फैमिली की जीन्स ही एक्सीलेंट था। तभी जय, आकाश और आदित्य होश में आए। जय ने नियति को पीछे खींच लिया और आपने बाहों में छिपा कर बोला, कौन हो तुम सब और मेरी प्रिंसेस को अपनी प्रिंसेस क्यों कह रहे हो तुम तीनों? अब आगे। जय इस वक्त बहुत गुस्से में था और कंफ्यूज भी। जलन ने उसकी दिमाग को घेर लिया था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई और उसकी प्रिंसेस को, उसकी लिटिल सिस्टर को अपनी प्रिंसेस कह रहा है। क्या ये सब यहाँ कोई ड्रामा कर रहे हैं? वहीं नियति को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भाइयों के बीच आज जरूर गेहूं की तरह पीसने वाली थी। हाँ, कौन हो तुम तीनों और हमारी प्रिंसेस को तुम तीनों प्रिंसेस क्यों कह रहे हो? आदित्य भी मुंह बनाकर बोला। वहीं आकाश ने प्रमीत को ध्यान से देखा। वो थोड़ा हैरान था। वो उसे पहचान गया था और बोला, क्या आप एयर इन लॉ फॉर्म की सीईओ प्रमीत नहीं हो और आप शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में भी मैनेजिंग डायरेक्टर हो ना, जिन्होंने एक बार डील के लिए हमारे होटल में आए थे? उसकी बात सुनकर प्रमीत ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ तुमने सही पहचाना। फिर नियति की हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, छोड़ो मेरी प्रिंसेस को। जय ने उसकी हाथ को नहीं छोड़ा। वो आकाश और आदित्य को देखते हुए बोला, ये हमारी प्रिंसेस को हमसे छीन रहे हैं, रोको इन्हें। आकाश और आदित्य दे से ही आगे आए। अरहान और अरमान भी आगे आ गए। सोचना भी मत, हमारी बहन है वो। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ वर्ल्ड वार 3 होने वाला है। सब आंखें फाड़कर उन्हें देख रहे थे। नियति की एक तरफ तीन भाई खड़े थे जो उसे प्रिंसेस कह रहे थे और जलते हुए उसे एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे थे। और सब एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे जो भी घूरने की कंपटीशन में कंपटीशन कर रहे हो। ऐसा लग रहा था जो जीतेगा नियति उसकी ट्रॉफी होगी, जो ये लोग आपने साथ ले जाएंगे। शिखा जी और विपुल जी तो सबसे ज्यादा हैरान थी। क्या नियति पहले से ही भारद्वाज फैमिली से मिल चुकी है और सब उसे जानते हैं? क्योंकि नियति के लिए भारद्वाज फैमिली के तीनों बेटे दे से लड़ रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि उन्हें नियति के बारे में पहले से ही पता है और ये नियति से बहुत प्यार भी करते हैं। वहीं अमृत और अर्जित ने गुस्से से मुठिया कस लिया था। नियति उनकी बहन थी तो ये लोग उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? वो इसलिए भी हैरान थे कि ये लड़का प्रमीत भारद्वाज है, जो एक लॉ फर्म मैनेज करता है और बिजनेस भी मैनेज करता है। प्रमीत के बारे में तो उन दोनों ने भी पहले से सुन रखा था। और भारद्वाज फैमिली जो एशिया का सबसे बड़ा वेंचर था, उनका बिजनेस इंडिया और बाकी कई सारी देश में भी फैला हुआ था। उनकी नेटवर्थ की आज तक कोई ठीक से अनुमान नहीं लगा पाया था।
पर कहते थे कि से चाहे तो सेकंड पोजीशन पर भी आ सकते हैं, जो रायजादा फैमिली के बाद होगा। पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि भारद्वाज फैमिली के लोग यहाँ क्या कर रहे थे और उनकी बहन नियति को अपनी प्रिंसेस क्यों कह रहे थे। तभी नियति थोड़ा तेज आवाज में बोली, भाई छोड़िए मुझे, क्या आप मुझे खींच खींच कर दो हिस्सा करना चाहते हो। नियति की बात सुनकर जय और प्रमीत दोनों ने उसे छोड़ दिया और जल्दी से प्रमीत ने उसे हक कर लिया। गुस्से और जलन में तो उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो अपनी प्रिंसेस को खींच रहा है। उसे खींचने से जरूर दर्द होगा। सॉरी प्रिंसेस, ये भाई की गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है कोई बात नहीं। जय ने भी उसे हक कर लिया और बोला, सॉरी लिटिल सिस्टर, मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ। रिलैक्स भाई, आप ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। नियति जय को रिलैक्स करते हुए बोली। तभी उन्हें शिखा जी की आवाज सुनाई दिया, प्रमीत, अरहान, अरमान, बच्चों तुम तीनों सच में यहाँ हो? क्या तुम तीनों अपनी बुआ से नहीं मिलोगे? तीनों ने शिखा जी की तरफ देखा, जो अपनी आंखों में आंसू लिए उन्हें ही देख रही थी। पर शिखा जी को देखकर प्रमीत, अरमान और अरहान को कोई फीलिंग्स महसूस नहीं हुई, ना उन्हें उनसे कोई जुड़ाव महसूस हुआ, क्योंकि जब शिखा जी ने घरवालों के खिलाफ जाकर विपुल जी से शादी किया था, उस वक्त वो तीनों बहुत छोटे थे। उन्हें तो शिखा जी के बारे में ज्यादा कुछ याद भी नहीं था। बस उन तीनों ने अपने मोम डैड से सुना था कि उनकी एक बुआ है, को उनके खिलाफ जाकर शादी करने की वजह से दादाजी और दादी माँ ने उनसे सारे रिश्ता तोड़ दिया है। उन्हें तो सब कुछ तब पता चला जब वो सब नियति से मिले, और तब से उन्हें अपनी बुआ के लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं थी। देखा जाए तो उनके मन में थोड़ी गुस्सा और नफरत भी था। भला कौन सी माँ अपनी ही खुद की बेटी को अपनी सौतेली बेटी के लिए इतना टॉर्चर करती है। वहीं बाकी सब भी हैरान थे, सरिता जी, अमृत, अर्जित, रूही, नेहा, बुआ जी की फैमिली और नियति के पास खड़े जय, आकाश और आदित्य भी। क्या ये तीनों लड़के शिखा जी के भतीजे हैं? विपुल जी, नीरज जी, विश्वनाथ जी और पार्वती जी, ये तीनों ही थे जो हैरान नहीं थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि शिखा जी शेखावत फैमिली से बिलोंग करती है। अरहान पहले बोलने वाला था, वो मुंह बनाकर बोला, आप है कौन? हमारी कोई बुआ नहीं है। एक बुआ थी, मेरे डैड ने बताया था, पर वो अब नहीं है, और ना ही हमें ऐसी बुआ चाहिए, ना ही हम उन्हें याद रखना चाहते हैं, जो अपनी सौतेली बेकवास बेटी के लिए अपनी खुद की बेटी को पेट में मारने की कोशिश कर सकती है और अपनी बेटी को हर दिन टॉर्चर कर सकती है। ऐसी औरत हमें हमारी बुआ की रूप में चाहिए भी नहीं। हम यहाँ सिर्फ अपनी इकलौती बहन अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए आए हैं। उसकी बात सुनकर शिखा जी हैरानी से उन्हें देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं रूही और नेहा, जो ये जानकर हैरान थे कि उनकी मोम आंटी की बैकग्राउंड इतना स्ट्रोंग है, उन्होंने सोचा था कि अपनी मोम के जरिए वो इन लोगों के करीब जा सकते हैं। रूही को लगा आखिर थी तो वो अपनी मोम की प्रिंसेस, अगर वो भारद्वाज फैमिली में भी सबकी लाडली हो गई तो सबके सामने उसकी इज्जत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सब उसे भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस के रूप में जानेंगे। फिर तब वो जो चाहे वो कर सकती है। और ऐसे भी इनके साथ तो उसकी खून का कोई रिश्ता नहीं था। अगर नेहा इनमें से किसी से शादी करती है तो सब भी उनकी तरफ ही रहेंगे, क्योंकि अब तो उसका नया निशान प्रखर रायजादा बन चुका था। वो अरहान या अरमान को डेट करना चाहती थी पहले, ताकि वो हमेशा लाइमलाइट में रहे और सब उसे देखकर जले। ऐसे भी पहले वो प्रखर से नहीं मिली थी और रायजादा फैमिली की बच्चों को रिझाना मुश्किल था, इसलिए उसने भारद्वाज फैमिली की दोनों बेटों पर नजर गड़ाए रखा था। विपुल जी को भी बुरा लगा, उनकी वजह से आज शिखा जी को अपने घर के लोग ही नफरत करते थे। शिखा जी उनसे प्यार करती थी और इसलिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी घरवालों के खिलाफ जाकर उनसे शादी किया। वो इतनी बड़ी घर की बेटी थी, उनकी करियर बहुत अच्छा था, वो जहां चाहे जिसे चाहे शादी कर सकती थी। उनके पापा जगजीत उन्हें कभी मना नहीं करते, पर फिर भी शिखा जी ने उन्हें चुना, बिना प्यार की शादी को चुना। उन्होंने उनके तीनों बच्चों को भी एक्सेप्ट किया, इतनी एजुकेटेड होकर भी हाउसवाइफ बन गई। शिखा जी भारद्वाज फैमिली की राजकुमारी थी, जिन्होंने पहले किचन में कदम भी नहीं रखा था, पर शादी के बाद तीनों बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए वो खुद किचन जाती थी। और उनकी इसी नेचर से धीरे धीरे विपुल जी को उनसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया। पर बच्चों के मामले में वो फिर भी सेल्फिश हो गए। उन्हें अपने तीनों बच्चों की इनसिक्योरिटी और नेग्लेक्ट होने का डर था, जिस वजह से उनकी बेटी उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई। शिखा जी ने उनके लिए इतना किया, पर उन्होंने क्या किया? वो तो अपनी और शिखा की इकलौती बेटी को भी प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें रूही की नाराज होने का डर था।
प्रमीत, अरहान और अरमान तीनों आगे आए और विश्वनाथ जी और पार्वती जी के पैर को छू लिया। तो दोनों ने उन तीनों को आशीर्वाद दिया। तीनों पहले भी हॉस्पिटल में विश्वनाथ जी और पार्वती जी से मिल चुके थे। उन्हें ये भी पता था कि घर में सिर्फ विश्वनाथ जी और पार्वती जी ही थे जो नियति से बहुत प्यार करते थे। जब भी रूही कंप्लेंट करती थी कि नियति ने उसकी कोई चीज तोड़ दी है, पार्वती जी उस चीज का पैसा दे देती थी ताकि ये लोग नियति को ना डांटे। खुश रहो बेटा, तुम सब कैसे हो? और जगजीत जी कैसे हैं अब? विश्वनाथ जी ने पूछा। तो प्रमीत स्माइल करते हुए बोला, जब हमारी प्रिंसेस है तो भला दादाजी को क्या हो सकता है? उसने आपको डे से ठीक किया था, दादाजी को भी तो ठीक किया था। दादाजी तो कह रहे थे कि उनकी पोती पास हो तो वो और भी 100 साल जिंदा रहने वाले हैं। और मेरा तो आप जानते ही हो, अभी मैं अपनी प्रिंसेस की लॉ फर्म आयरीन को संभाल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सब शक थे। क्या जिस लॉ फर्म में प्रमीत भारद्वाज सीईओ है, वो उसका खुद का नहीं बल्कि नियति की लॉ फर्म है? संग्राम जी हैरानी से बोले, बेटा क्या तुम ये कह रहे हो कि आयरीन लॉ फर्म तुम्हारा नहीं बल्कि नियति बच्ची की है? आप तो संग्राम रॉय हैं ना, पिछली साल आपने हमें एक केस दिया था, प्रीतम बोला। तो संग्राम जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, हाँ आखिर वो इंडिया की सबसे बेस्ट लॉ फर्म है। वहीं अरहान और अरमान तो नियति के पास चले गए थे। नियति को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी आइडेंटिटी आज बाहर निकाल कर रहेंगे ये लोग। काश वो थोड़ी देर पहले चली जाती तो ये सब होता ही नहीं। प्रमीत स्माइल के साथ बोला, हाँ वो लॉ फर्म नियति ने ही एस्टेब्लिश किया था। उसकी बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। विपुल जी सीखा जी तो आंखें फाड़े अपनी बेटी को देख रहे थे, जिसकी पता नहीं और कितनी आइडेंटिटी थी जो उन्हें आगे शक देने वाली थी। अमृत, अर्जित, सरिता जी, रूही, नेहा, बाकी सब हैरान थे। कैसे कैसे ये छोटी सी बदमाश लड़की इतनी बड़ी बड़ी आइडेंटिटी रख सकती है और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खोल सकती है? रूही और नेहा दोनों ही मन यही सोच रही थी। ब्रिजेश जी ने हैरानी से नियति को देखा और बोले, मेरी बच्ची तुम तो बहुत काबिल हो, तुम्हारी पहले से ही इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। तुम दुनिया की सबसे म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिस नीति हो। तुम्हारी लेमिस इतनी बड़ी ब्रांड भी है। तुम दुनिया की बेस्ट डिजाइनर हो जिसे सारे डिजाइनर एडमायर करते हैं। तुम इंटरनेशनल कार रेसर भी हो और तुमने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी लॉ फर्म भी बनाया है। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो बच्ची, जो तुमने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। वैसे तुमने लॉ फर्म एस्टेब्लिश किया था तो उसमें तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? उनकी बात सुनकर नियति फीकी स्माइल करके बोली, वो लॉ फर्म मैंने अपनी सारी कंपनीज के लिए बनाई थी। अगर हमारी कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम या केस हुआ तो दूसरों पर डिपेंड रहने से अच्छा मैं खुद की लॉ फर्म पर डिपेंड रहूंगी। आया मैंने तो यूं ही उसे एस्टैब्लिश लिया था और अभी भाई उसे संभाल रहे हैं। नियति की बात सुनकर सब हैरान थे। एक लॉ फर्म बनाना इतना आसान है क्या? अफवाह थी कि आयरीन लॉ फर्म ने कभी कोई केस नहीं हरा है आज तक। नियति तो ऐसे कह रही है जैसे लॉ फर्म बनाना बच्चों का खेल है जिसे आप यूं ही बना सकते हो। आरे लॉ फर्म बनाने के लिए भी लोगों को सालों का मेहनत लग जाता है। उसके लिए पैसा और पावर दोनों चाहिए और बेस्ट लॉयर भी चाहिए। अपनी बहन की एक और आइडेंटिटी जानकर जय, आकाश और आदित्य तो हैरान थे। बेहोश जो कर गिरने वाले थे तीनों। हे भगवान, उनकी बहन है कौन, उसकी और कितनी आइडेंटिटी है, उसके पास कितनी ज्यादा स्किल है। वहीं अमृत और अर्जित नियति को देख रहे थे। ये उनकी वही बहन थी जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया था, कभी प्यार नहीं दिया था, पर नियति ने जो हासिल किया है वो सबके सामने था। विपुल जी की आंखों में आंसू था। उनकी बेटी ने कितनी मुश्किल से निकलकर ये सब हासिल किया होगा। वो नियति की सक्सेस के पीछे की स्ट्रगल के बारे में सोच रहे थे। तभी अरमान रूही और नेहा को देख बोला, क्या ये दोनों इस घर की नौकरानी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन दो नौकरानियों को कहीं देखा है। ये कोई हमारी बहन नहीं है। आंसू, ये उनकी वही बहन थी जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया था, कभी प्यार नहीं दिया था, पर नियति ने जो हासिल किया है वो सबके सामने था। विपुल जी की आंखों में आंसू था। उनकी बेटी ने कितनी मुश्किल से निकलकर ये सब हासिल किया होगा। वो नियति की सक्सेस के पीछे की स्ट्रगल के बारे में सोच रहे थे। तभी अरमान रूही और नेहा को देख बोला, क्या ये दोनों इस घर की नौकरानी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन दो नौकरानियों को कहीं देखा है। अब आगे। अरमान की बात सुनकर रूही और नेहा, जो अभी तक उसे प्यार से निहार रही थी और सोच रही थी शायद अरमान को उसकी खूबसूरती देखकर उनसे प्यार हो गया है, इसलिए अरमान गौर से उन्हें देख रहा है। पर अरमान की बात सुनकर तो जैसे उनके सारे अरमानों पर तो जैसे पानी ही फिर गया।
दोनों का ही चेहरा काला पड़ गया, उनके हाथों में अभी भी पोछा था जिसे बकेट में रखना ही वो भूल गए थे। उन दोनों ने जल्दी से पोछा कपड़े को नीचे फेंक दिया। दोनों को ही बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोनों ने लाचारी से अपनी मोम की तरफ देखा। रूही और नेहा को अपनी तरफ देखता पाकर शिखा जी और विपुल जी को भी थोड़ा बुरा लगा। अब तक तो सब नियति की एक और आइडेंटिटी जानकर ही सदमे में थे। वो सब सदमे से जल्दी ही बाहर आ गए। नियति की न्यू आइडेंटिटी जानकर तो वो हर बार हैरान होते हैं। अब उन्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। अगर कोई फ्यूचर में आकर ये कहे कि इस देश की प्रेसिडेंट भी नियति की इशारे पर चलते हैं तो भी वो शायद मान लेंगे। वहीं अमृत और अर्जित को भी अपनी बहनों के लिए नौकरानी सुनकर गुस्सा आ रहा था। जय, आकाश और आदित्य को हंसी आ रही थी। आकाश ने तो अपनी हंसी रोक लिया पर जय और आदित्य तो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। जय अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, अरे वाह, चलो कम से कम किसी को तो सच दिखाई दिया। वहीं जय की बात सुनकर रूही और नेहा उसे गुस्से से घूरने लगे। जय, आकाश और आदित्य तीनों को पता चल गया था कि ये तीनों शेखावत फैमिली से है और शिखा जी की घरवाले हैं। नियति को ये सब बहुत प्यार करते हैं उनकी ही तरह, इसलिए उन्हें उन तीनों से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी। फिर भी अभी भी उन्हें प्रमीत, अरहान और अरमान से जलन हो रही थी कि उनकी बहन उनसे पहले इन सबको भाई बोला है और इन सबल साथ इतनी क्लोज भी है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें और ज्यादा एफर्ट्स करना चाहिए ताकि वो ही नियति के दिल में नंबर 1 भाई के तौर पर रह सके। तभी शिखा जी और कोई कुछ बोलता उससे पहले अरमान बोला, हाँ याद आया, ये दोनों तो हमारी ही कॉलेज में है ना, इसलिए शायद देखा देखा सा लग रहा है, पर अब उनकी चेहरे सुअर की तरह हो गया है, इसलिए मैं इन्हें जल्दी पहचान ही नहीं पाया। सच में ये दोनों बहुत हार्डवर्किंग है। आई मीन सर्वेंट होकर भी ये दोनों काम करके अपनी सैलरी से इतने बड़े इंडिया की सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसकी बात सुनकर तीनों भाई फिर से हंसने लगे। तभी शिखा जी बोली, अरमान बेटा, ये कोई हमारे घर की सर्वेंट नहीं है, ये मेरी बेटी रूही है और तुम्हारी बहन है, और ये नेहा है, वो भी इस घर की बेटी है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। उनकी बात सुनकर अरमान का चेहरा सख्त हो गया। वो बिना भाव के बोला, ओहो, तो ये है वो घटिया लड़की, मतलब आपकी प्यारी सौतेली बेटी, जिसकी वजह से सबने मेरी प्रिंसेस को इग्नोर किया और टॉर्चर किया, फिर 5 साल की उम्र में उसे लेकर हॉस्टल में छोड़ दिया। ये लड़की दिखने में ही किसी चालक लोमड़ी की तरह लग रही है। तभी अरहान बोला, मिसेस शेखावत, ये लड़की आपकी बेटी हो सकती है, पर इस लड़की को हमारी बहन कहना बंद कीजिए। ये कोई हमारी बहन नहीं है, ये आपके पति और उनकी पहली बीवी की बेटी है। इस लड़की के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारी बहन कैसे और कहां से हो गई? हम ना तो आपको अपनी बुआ मानते हैं, ना आपके पति को फूफा मानते हैं, इसलिए किसी भी एरे गेरे कचरे की ढेर लड़की को हमारी बहन बनाने की कोशिश मत कीजिए। तभी प्रमीत, जो दादाजी और ब्रिजेश जी से बात कर रहा था, वो भी ठंडे भाव से बोला, हम भारद्वाज फैमिली से हैं, हम कोई एरे गेरे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारे फैमिली में कचरों को बाहर फेंका जाता है, ना कि उसे सिर पर रखे घुमा जाता है, इसलिए कोई भी कचरा लड़की हमारी बहन नहीं बन सकती। भारद्वाज फैमिली की सिर्फ एक ही प्रिंसेस है और वो है नियति भारद्वाज, और उसे हमारी सरनेम और फैमिली का नाम जहां चाहे जैसे चाहे यूज करने के लिए दादाजी ने कहा है, क्योंकि वो उनकी इकलौती नातिन है। मुझे नहीं लगता है कि आपकी बात सुनकर दादाजी को अच्छा लगेगा। खैर, हम यहाँ अपनी प्रिंसेस को घर ले जाने के लिए आए थे। दादाजी, मिस्टर रॉय, अब हम चलते हैं, अब हम बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि दादाजी, दादी माँ और मोम, डैड सब हमारी प्रिंसेस की राह देखकर बैठे हुए हैं। वहीं नेहा और रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। रूही को गुस्सा और नफरत हो रही थी। अभी अभी इन सब ने कहा कि वो कचरे की ढेर है, क्यों वो भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस नहीं बन सकती? वो शेखावत फैमिली की प्रिंसेस है, तो भारद्वाज फैमिली की क्यों नहीं हो सकती? भारद्वाज फैमिली तो उसकी मोम की फैमिली है ना, इस हिसाब से वो फैमिली तो रूही की ननिहाल हुआ ना। क्या इन लोगों को उसके घर वालों की तरह ही उसे प्यार नहीं करना चाहिए और उसे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए? उसकी मोम ने कभी क्यों नहीं बताया कि वो इतनी बड़ी फैमिली से है? वहीं शिखा जी तो हैरान थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये लोग अब उनसे इतनी नफरत करते हैं कि सबके सामने ही उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, और उन्हें उनके भतीजे बुआ भी नहीं मानते हैं। ये देखकर शिखा जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं विपुल जी को भी शिखा जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आखिरकार उनकी ही वजह से तो शिखा जी ने अपने घर को छोड़ा था, जिस वजह से उनकी फैमिली ने उनसे सारा रिश्ता ही खत्म कर दिया था।
पर वो तो सीखा और अपनी बेटी नियति जो खुशी और प्यार डिजर्व करते हैं वो भी नहीं दे पाए। वहीं अमृत और अर्जित को भी गुस्सा आ रहा था। ये तीनों भाई उनके सामने ही उनके मोम, डैड, बहन की इंसल्ट कर रहे थे। पर उनकी मोम जब तक कुछ ना बोले तो वो भी क्या ही बोल सकते थे। ये आखिरकार थे तो उनकी मोम की फैमिली वाले। ऊपर से नियति की भी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी थी। आज तक जो प्यार वो नियति को नहीं दे पाए, नियति को वो प्यार इन सबसे मिल रहा था। अगर वो इनसे कुछ कहे तो सबसे ज्यादा गुस्सा नियति को ही आएगा। ठीक है जाओ बेटा तुम, पर जल्दी नियति को वापस भेज देना, विश्वाम्भर जी बोले। तो तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया और बोले, ये तो हमारी प्रिंसेस की मामा जी और मामी जी पर डिपेंड करती है। आई मीन हमारे मोम, डैड के ऊपर है। वो तो अपनी भांजी को देखते ही एक पल के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं, अरहान हंसते हुए बोला। तो दादाजी और दादी माँ ने भी सिर हिला दिया। वहीं नियति ने भी गहरी सांस लिया, उससे डर था कुछ देर और रहने से उसकी और भी आइडेंटिटी उसके भाई इनके सामने बता देंगे। तभी जय बोला, मिस्टर भारद्वाज क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं? वो एक्चुअली में भी बचपन में ननिहाल में रहता था, पर अब मेरे नाना नानी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं अपने ननिहाल को बहुत मिस करता हूँ। मुझे बस देखना है कि मेरी लिटिल सिस्टर की ननिहाल कैसा है। जय ने बड़ी उम्मीद से बोला, वो सच में देखना चाहता था। वहीं जय की बात सुनकर अरमान उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, अरे चलो ना, किसने मना किया? आज से तुम भी उसे आपा ननिहाल समझना। मेरे पास ऑलरेडी 2 बड़े भाई हैं जो मुझ पर हमेशा धौंस जमाने हैं। मैं हमेशा सोचता था काश मेरा भी एक छोटा भाई होता जिस पर मैं धौंस जमता। आज मेरी मन की मुराद पूरी हो गई लगता है। आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, ठीक है? इतना कहकर अरमान ने चमकती हुई आंखों से जय को देखा। उसकी बात सुनकर जय हड़बड़ा गया। क्या ये लड़का उस पर धौंस जमाने के लिए उसे छोटा भाई बना रहा है? उसने जल्दी से अरमान के हाथ को अपने कंधे से हटा दिया और बोला, हम दोनों सेम एज के हैं, तो भला तुम मेरे बड़े भाई और मैं तुम्हारा छोटा भाई कैसे हो गया? ये भी तो हो सकता है कि तुम मुझसे छोटे हो, दोनों तो 22 साल के हैं। जय का चेहरा अजीब हो गया था, जैसे अरमान उसे बेचने के लिए लेकर जा रहा हो। तो बताओ तुम कौन से मंथ और डेट में पैदा हुए थे? हम अभी डिसाइड कर लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर जय नियति के पीछे चला गया। वो इस पागल लड़के से परेशान हो गया था, पता नहीं छोटा भाई बनने के बाद ये उस पर कौन सा गुस्सा निकालेगा। अरमान ने चिढ़ते हुए जय को देखा, फिर उसकी नजर आकाश और आदित्य पर पड़ी। वो चमकती आंखों से उन्हें देखते हुए बोला, तुम दोनों जरूर मुझसे छोटे हो, आज से तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो। ये सुनकर तो आकाश और आदित्य भी हैरान रह गए। इस लड़के को इतना क्या चूल मची है छोटे भाई बनाने की, जो ये सबको छोटा भाई बनाता फिर रहा है। बस बहुत हुआ अरमान, अब चलो वरना मैं दादाजी को कहूंगा तुम्हारी वजह से प्रिंसेस को घर आने में लेट हो गया। फिर तुम देख लेना कि तुम्हें दादाजी को कैसे समझाना है। अरहान अरमान की शर्ट को खींचते हुए बोला, क्योंकि प्रमीत बाहर जा चुका था, नियति भी जाने वाली थी और ये यहाँ भाई बनाने में लगा हुआ है। वो सब बाहर चले गए। आकाश और आदित्य ने एक दूसरे को देखा, फिर वो भी उनके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें भी नियति की ननिहाल देखने की क्यूरियोसिटी हो रही थी। उन लोगों ने भारद्वाज फैमिली के बारे में काफी बार सुना था, पर कभी उन लोगों ने उनका घर नहीं देखा था और ना ही वो बिजनेस पार्टी में ज्यादा जाते थे। जय भी तो जा रहा था, इसलिए वो भी जाना चाहते थे। वहीं सब अरमान और उसकी बचकानी हरकतें देख कर हंसने लगे थे। उनके जाते हो ब्रिजेश जी विश्वनाथ जी को देखकर बोले, ये बच्चा तो बड़ा मजा किया है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। उनकी बात सुनकर विश्वनाथ जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, हाँ भारद्वाज फैमिली के तीनों बच्चे ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और उन्हें पता है कि कौन कैसा है। वो कभी गलत इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं रखते, खास करके वो सब नियति पर अपनी जान छिड़कते हैं। पापा क्या आप पहले से जानते थे कि नियति और भारद्वाज फैमिली साथ है? और नियति कब अपनी नाना जी और उनकी फैमिली से मिली? आपने कभी हमसे ये बात क्यों नहीं बताया? विपुल जी विश्वनाथ जी को देखकर बोले। तो विश्वनाथ जी उन्हें बिना देखे ही बोले, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरी पोती की किसी भी मैटर में तुम लोगों को जानने का कोई हक नहीं है? दादी माँ भी गुस्से बोली, तुम जानकर क्या करते? मेरी बच्ची को जो खुशियां मिली है उसे छीनने की कोशिश करते, या फिर मेरी बच्ची की ननिहाल में भी अपनी इस मनहूस बेटी को प्रिंसेस बनाने की कोशिश करते? नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो। आप जानती है ना सीखा अपनी फैमिली के लिए कितना दुखी रहती थी। अगर हमें पता होता कि नियति के साथ भारद्वाज फैमिली की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है तो सीखा को और मुझे खुशी होती।
उनकी बात सुनकर दादी माँ उन्हें देखकर चिढ़ते हुए बोली, दुखी क्यों है? उसने खुद ही तो अपनी फैमिली को छोड़ा था। और ऐसे भी मेरी प्रिंसेस अपनी ननिहाल वालों से 3 साल पहले मिली है, जब उसने अपनी नाम कमा लिया था, बिजनेस को सेटल कर दिया था। क्योंकि मेरी बच्ची एक डॉक्टर है, इसलिए तब हॉस्पिटल में जगजीत जी एडमिट थे और हमारी प्रिंसेस ने ही उन्हें बचाया था। उसके बड़ी उन्हें पता चला कि नियति उनकी नातिन है, पर सीखा के घर वाले भी सीखा को देखना नहीं चाहते हैं। वैसे भी सीखा ने जो मेरी बच्ची नियति के साथ किया था, तुम्हें क्या लगता है उसे जानने के बाद भारद्वाज फैमिली सीखा को कभी माफ करेगी? और इन सालों में नियति उनके लिए उनकी जान बन चुकी है। इसलिए मैं तुम सबको वार्न कर रही हूं, उनके सामने अपनी इस घटिया दो मुंह वाली बेटी को उनकी घर की नातिन मत कहना। इतना कहकर दादी माँ वहां से उठकर चली गई। वहीं सीखा जी को आज बहुत बुरा लग रहा था, पछतावा हो रहा था। उनकी आंखों से बेतहसा आंसू बहे जा रहे थे। बुआ जी की डांट, नियति भारद्वाज मेंशन में। वैसे भी सीखा ने जो मेरी बच्ची नियति के साथ किया था, तुम्हें क्या लगता है उसे जानने के बाद भारद्वाज फैमिली सीखा को कभी माफ करेगी? और इन सालों में नियति उनके लिए उनकी जान बन चुकी है। इसलिए मैं तुम सबको वार्न कर रही हूं, उनके सामने अपनी इस घटिया दो मुंह वाली बेटी को उनकी घर की नातिन मत कहना। इतना कहकर दादी माँ वहां से उठकर चली गई। वहीं सीखा जी को आज बहुत बुरा लग रहा था, पछतावा हो रहा था। अब आगे उनकी आंखों से बेतहसा आंसू बहे जा रहे थे। बुआ जी ने सबको देखा और सीखा जी से बोले, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। उस बच्ची ने पैदा होने से पहले ही तुम्हारी नफरत को सहा है। क्या तुम्हें पता है प्रेगनेंसी में क्यों डॉक्टर कहते हैं कि हमेशा होने वाली मां को खुश रहना चाहिए? क्योंकि पेट में बच्चा तुम्हारी खुशी, दुख, प्यार सब कुछ फील कर सकती है। और नियति ने तो तुम्हारे पेट के अंदर से ही तुम्हारी नफरत को फील किया होगा। जब वो पैदा हुई तब भी तुम उसके पास नहीं गई, तुम बस रूही के पीछे लगी रही। जबकि रूही बड़ी थी, उसे संभालने के लिए विपुल था, जो अपनी बड़ी बेटी से इतना प्यार करता है कि अपनी छोटी बेटी को उसके लिए इग्नोर करता था, उसे सजा देता था। रूही के पास उसके 2 भाई थे जो रूही से इतना प्यार करते हैं। उन्हें तो ये भी याद नहीं कि रूही के अलावा उनकी एक और बहन भी है जिसकी नाम नियति है। इसलिए उस वक्त तुम्हारी प्यार की और केयर की सबसे ज्यादा जरूरत जिसे थी वो रूही नहीं नियति थी। नियति के पास तो उसे संभालने के लिए कोई नहीं था। भाभी भले ही उसे संभाल ले, पर उस वक्त भाई हॉस्पिटल में कोमा में थे, उन्हें वहां भी रहना होता था, तो क्या वो ठीक से नियति का ख्याल रख पाती? तुम दोनों सच में माँ बाप के नाम पर एक डिसअपॉइंटमेंट हो। कैसे कोई माँ बाप अपनी एक बेटी के लिए दूसरी बेटी से इतने नफरत कर सकता है? तुम दोनों ने जो किया है वो शायद दुनिया का कोई भी माँ बाप ना करे। क्या तुम्हें खुद को माँ बाप कहते हुए शर्म नहीं आती है? उनकी बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी का सर शर्म से नीचे झुक गया। वो दोनों ही बहुत पछता रहे थे, पर वो कर भी क्या सकते थे। वहीं रूही ने जब देखा बात बात पर सब उसे ही दोष दे रहे हैं, तो उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को दबाया और बोली, बुआ दादी आप प्लीज मोम डैड को कुछ मत कहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही बचपन में थोड़ी ज्यादा कमजोर थी, इसलिए मोम डैड भाई सब मुझसे ज्यादा प्यार करते थे और मेरी थोड़ी ज्यादा ध्यान रखते थे। पर ऐसा तो नहीं है कि मोम डैड और भाई कोई नियति से प्यार ही नहीं करता। उसकी बात सुनकर सीखा जी और विपुल जी को लगा रूही अभी भी सेंसिबल है और थॉटफुल भी है, वो सारा दोष आपने ऊपर ले रही है। वहीं कौसलुआ जी को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने घटिया लड़की, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ। मैं पहले तुम्हें अच्छी समझती थी, पर तुम सच में एक डबल स्टैंडर्ड लड़की हो। हर बार तुम यही कहती हो कि तुमसे गलती हो गई, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें गलतफहमी हो गई। पर मैं तुम्हारी आंखों में कोई रिग्रेट नहीं देख पाती हूँ। तुम बस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नाटक करती हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर तुम हमेशा जानबूझकर ही नियति को चोट पहुंचाती होगी और फिर नियति को सबके सामने गलत इल्जाम में फंसा कर फिर सबके सामने मासूम बन जाती होगी। और तुम अपनी ये नाटक आपने बेवकूफ माँ बाप को दिखाना, मुझे नहीं। मैं तुम्हारे बाप की बुआ हूं, उसकी बहन नहीं। इतना कहकर कौशल्या जी ने गुस्से से रूही को घूरा। ये लड़की सच में चालक है, पता नहीं कैसी कैसी स्कीम करती होगी उस बच्ची के खिलाफ। पहले वो यहाँ सालों में एक दिन के लिए आते थे, इसलिए उन्हें यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं था। पर वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थे कि इस घटिया लड़की की छोटी छोटी चाल को भी ना समझ पाए। कौशल्या जी हंसते हुए बोली, सीखा तुम आगे बहुत पछताने वाली हो। इस लड़की के लिए तुम दोनों ने अपनी ही बेटी को ठुकरा दिया।
ये लड़की तो मुझे एक नंबर की मनहूस और स्किमिंग करने वाली लगती है, और मेरी बुरी आंखें कभी पहचानने में गलती नहीं करेगी। बधाई हो तुम दोनों ने इस कांच की टुकड़े को समेटने के लिए एक असली हीरा को खो दिया। अब तो तुम्हारी बेटी सॉरी नियति तो तुम्हें माँ बाप भी नहीं मानती। वो तो तुम दोनों से हद से ज्यादा नफरत करती है। अब वो बच्ची तुम दोनों को जिंदगी में शायद कभी भी माफ ना करे। इतना कहकर वो भी ब्रिजेश जी के साथ वहां से चली गई। वो कल ही यहाँ से जाने वाले थे, पर आकाश और आदित्य नियति के साथ रहना चाहते थे, इसलिए वो परसों तक रहने वाले थे। उसके बाद वो सब वापस जाने वाले थे। शायद आकाश और आदित्य यहीं पर रहने वाले थे। वहीं रूही तो अपनी मगरमच्छ की रोना रो रही थी। सब चले गए थे, बस विपुल जी, सीखा जी, अमृत और अर्जित ही नीचे बचे थे। अर्जित मन ही मन बोला, नहीं, क्या सच में रूही ऐसी लड़की है जो नियति को फंसा रही थी? नहीं, बचपन से ही रूही कितनी कमजोर और मासूम थी। वो कैसे नियति को गलत इल्जाम में फंसा सकती है? उसे बस गलतफहमी हो गई थी। विपुल जी और सीखा जी भी यही सोच रहे थे। रूही तो कितनी प्यारी और समझदार थी, भले ही वो जलन में नियति को कुछ बोल देती होगी, पर क्या वो सच में उनके आगे झूठ बोलती होगी या हमेशा नियति को फंसाती होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? रूही को उन्होंने प्यार से पाला था, वो इतनी ज्यादा घटिया कैसे हो सकती है? गलती तो उन सब से हुई है, अब क्या फायदा कुछ भी सोचने का। विपुल जी और सीखा जी को नियति के लिए गिल्ट और पछतावा था, पर अभी भी वो रूही को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी आंखों में रूही हमेशा एक अच्छी और प्यारी बच्ची रही थी। वो कैसे ऐसा कुछ कर सकती थी? मोम डैड, बुआ दादी क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है? मैं मानती हूँ मैंने गलती किया है, पर मैंने तो नियति से माफी भी मांग लिया है ना, रूही रोते हुए बोली। पर उसकी फेस पर लाल धब्बे के साथ रोते हुए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बुआ जी गुस्से में इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया है। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर सीखा जी गहरी सांस लेकर किचन में चली गई। आज नियति उनके मायका गया थी तो उन्हें भी अपनी फैमिली की बड़ी याद आ रही थी। मोम ने ठीक कहा, ये रोना बंद करो। भले ही तुम हर बार रोती हो, इसलिए तो सब नियति को गलत समझ लेते थे, और बुआ दादी वही कह रही थी, इसलिए जाओ फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर अमृत वहां से चला गया। अर्जित भी बोला, हाँ तुम दोनों ही थक गए हो, और तुम दोनों ने अपनी हाल भी खराब करके रखा है। तुम्हें जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। वहीं रूही तो हैरान थी कि अब कुछ दिन से उसके मोम डैड भाई पहले की तरह उसे क्यों नहीं मना रहे हैं। पी तो वो थोड़ा भी रोती थी तो ये लोग सब इस घर को सिर पर उठा लेते थे। अब क्या हुआ? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सबका प्यार उसके लिए कम होता जा रहा है? ये सब सोचते हुए वो और भी तेजी से रोने लगी और आपने डैड को देखकर वहां से भाग गई। नेहा ने भी आपने अंकल को देखा जो चुपचाप सिर झुकाए बैठे हुए थे। जैसे किसी सोच में गुम हो। ये देखकर नेहा थोड़ा डर गई, क्योंकि नेहा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई रूही और उसे छोड़कर नियति को प्यार करे। भले ही वो इस घर की बेरी नहीं थी, फिर भी जब से वो यहाँ आई थी तब से सब उसे पैम्पर ही करते थे। उसे जो चाहिए होता था उसे सब कुछ मिल जाता था। अगर रूही को ही इन लोगों ने प्यार करना बंद कर दिया तो फिर उसका क्या होगा? उसे तो वो प्रॉपर्टी भी वापस नहीं मिलेगी तो वो कैसे जिएगी? रूही को तो कोई भी अच्छा और बड़ी फैमिली का लड़का मिल जाएगा, पर उसका क्या? बिना पावरफुल बैकग्राउंड और प्रॉपर्टी के उसे क्या बड़े घर का लड़का मिलेगा? उसे लग रहा था अभी से ही उसे किसी अच्छे बड़े घर के लड़के को अपने लिए देखना होगा, वरना तब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सोचकर नेहा भी वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ नियति की कार एक बड़े से विला के एंट्रेंस पर रुकी। नियति डे से ही बाहर निकली। गार्ड ने जल्दी से नियति को ग्रिट किया। आखिरकार नियति इस घर की प्रिंसेस जो थी, यहाँ सब उसे अच्छी तरह से जानते थे। बाकी सब भी पीछे की दोनों कार से बाहर निकले। जैसे वो अंदर जा रहे थे, सारे गार्ड्स नियति को ग्रिट कर रहे थे। ये देखकर ही जय, आकाश और आदित्य समझ गए थे कि ये लोग नियति की बहुत इज्जत करते हैं। नियति अंदर चली गई। वो मेन डोर से अंदर जाती तभी एक आवाज आई, वहीं पर रुक जाओ प्रिंसेस। आवाज सुनकर नियति रुक गई। उसने सामने देखा जहां उसके दादा दादी मामा मामी सब खड़े हुए थे, और उसकी बड़ी मामी उनकी तरफ पूजा की थाली लिए हंसते हुए आ रही थी। सब नियति को देखकर बहुत खुश लग रहे थे। उसकी बड़ी मामी अंजना जी ने नियति की आरती उतारी, और उसके बाद उसकी छोटी मामी किरण जी जल्दी से आकर नियति की नजरें उतारा। वहीं दादी माँ पीछे खड़े जय, आकाश और आदित्य को देखकर बोली, ये कौन है बेटा? उनकी बात सुनकर अरहान बोला, प्यारी दादी माँ, ये प्रिंसेस के चाचा जी का बेटा जय शेखावत, और ये दोनों प्रिंसेस की बुआ दादी के दोनों पोते आकाश रॉय और आदित्य रॉय।
और अरमान ने इन दोनों को जबरदस्ती अपना छोटा भाई बना लिया है ताकि ये उन दोनों पर बड़े भाई होने का धौंस जमा सके। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। अंजना जी बोली, आकाश और आदित्य इनके बारे में तो बच्ची ने नहीं बताया था, पर जय के बारे में तो प्रिंसेस ने बताया था। तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। उनकी मुंह से तारीफ सुनकर और ये जानकर कि उसकी प्रिंसेस ने पहले उसके बारे में इन सबको बताया था, जय खुश हो गया। दादी माँ बोली, आज ये तीनों बच्चे भी पहली बार हमारे घर में आ रहे हैं, इसलिए उनकी भी आरती उतार दो अंजना। अंजना जी ने प्यार से एक एक करके उन तीनों के आरती उतारा और सब अंदर आ गए। तभी अरमान मुंह बनाकर बोला, मैं भी बाहर गया था, मुझे कितनी लड़कियों की नजर लगी होगी। मोम, बड़ी मोम, आप दोनों ने मेरा नजर क्यों नहीं उतारा? उसकी बात सुनकर किरण की बोली, तुम तो हर दिन इधर उधर फुदकते रहते हो, क्या हर दिन तुम्हारी आरती उतारे? सब हंसते हुए अंदर चले गए। जय, आकाश और आदित्य को नियति की ननिहाल के लोग बहुत वार्म फील करवा रहे थे। जगजीत जी ने नियति की सिर को प्यार से सहलाया। वहीं नियति के बड़े मामा जी का नाम रंजन भारद्वाज था। उन्होंने भी नियति की माथे को प्यार से चूम लिया। वो नियति से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आज नियति आएगी जानकर वो घर में ही रहे। नियति उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। आज वो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को अपने छोटे भाई को करने को कहा, पर नियति के छोटे मामा केशव जी कहाँ कम थे। वो बिजनेसमैन के साथ साथ एक बड़े सेफ भी थे अपने उम्र में। तब सब केशव भारद्वाज को उनकी कुकिंग स्किल की वजह से जानते थे, क्योंकि उन्हें कई बार बेस्ट सेफ शो में जज के तौर पर बुलाया जाता था। और आज भी उनका ये शौक छूटा नहीं था। आज उनकी प्यारी भांजी आने वाली है जानकर वो कैसे चले जाते। वो तो सीधा मीटिंग कैंसिल करने को बोलकर किचन में ही चले गए, अपनी भांजी के लिए उसकी सारी फेवरेट डिश बनाने के लिए। जब भी नियति आती थी वो हमेशा नियति के लिए अपने हाथों से खाना बनाना पसंद करते थे। उनकी भांजी उनकी बनाए खाने की तारीफ कर दे, यही उनके लिए बहुत होता है। वरना उनके घर में तो देश के टॉप सेफ काम करते थे। नियति ने अपने हाथ में पकड़ा 2 बैग नीचे रखा जो आते वक्त वो आपने विला से ले आई थी। कल ये बैग वो लेमिस स्टोर से लाकर आपने गार्ड को विला में रखने को बोला था। इसमें सबके लिए गिफ्ट था। नियति ने इधर उधर देखा और बोली, छोटे मामा जी कहाँ है? उसकी बात सुनकर कोई कुछ कहता तभी आवाज आई, टन टना देखो मैं यहाँ हूँ मेरी बच्ची। सबने दूसरी तरफ देखा तो नियति के छोटे मामा जी केशव जी अप्रेन पहने आपने हाथ में 2 प्लेट्स लिए किचन की तरफ से आ रहे थे। ये देखकर किरण जी बोले, ये रहे तुम्हारे मामा जी, तुम आओ और वो अपनी स्किल ना दिखाए, ऐसा हो सकता है क्या? सबका प्यार, डैड की भी बहन हुई ना। कल ये बैग वो लेमिस स्टोर से लाकर आपने गार्ड को विला में रखने को बोला था। इसमें सबके लिए गिफ्ट था। नियति ने इधर उधर देखा और बोली, छोटे मामा जी कहाँ है? उसकी बात सुनकर कोई कुछ कहता तभी आवाज आई, टन टना देखो मैं यहाँ हूँ मेरी बच्ची। सबने दूसरी तरफ देखा तो नियति के छोटे मामा जी केशव जी अप्रेन पहने आपने हाथ में 2 प्लेट्स लिए किचन की तरफ से आ रहे थे। ये देखकर किरण जी बोले, ये रहे तुम्हारे मामा जी, तुम आओ और वो अपनी स्किल ना दिखाए, ऐसा हो सकता है क्या? अब आगे। ये कहकर किरण जी हंसने लगी तो केशव जी ने जल्दी से आकर खुद की बनाए स्नैक्स की प्लेट्स को सामने टेबल पर रख दिया और जल्दी से उन्होंने अपनी प्यारी भांजी को गले से लगा लिया। मेरी प्रिंसेस, तुम कितनी पतली हो गई हो, तुम पता नहीं दिन भर कितना काम में बिजी रहती हो। मैंने कहा था ना खाने पीने का ध्यान रखा करो। मैं तो कहता हूँ तुम यहीं पर आकर रहो। उस घर में आपने उस बेवकूफ माँ बाप के साथ रहने की क्या जरूरत है? जरूर उन लोगों ने ही तुम्हें ठीक से खाने को नहीं दिया, इसलिए तुम इतनी पतली हो गई हो। मुझे पता था मेरी वो बेवकूफ बहन किसी काम की नहीं है। अभी भी कह रहा हूं तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है। तुम यही रहो, मैं तुम्हारे लिए हर दिन एक नई डिश बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। नियति की बाल को प्यार से सहलाते हुए केशव जी बोले जा रहे थे। नियति ने जल्दी से उन्हें रोका और बोली, मामा जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरी वेट भी बिल्कुल ठीक है। वहीं जय, आकाश और आदित्य देख रहे थे कि कैसे यहाँ सब नियति से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तभी अरमान बोला, डैड जब मैं कहता हूँ मुझे आपके हाथ का खाना है तब तो आपको मीटिंग याद आ जाता है। अगर प्रिंसेस रही तो क्या आपका मीटिंग नहीं रहेगा? आप कैसे उसके लिए हर दिन नई डिश बनाएंगे? आप हमारे लिए हर दिन न्यू डिश क्यों नहीं बनाते हो डैड? अरमान की बात सुनकर सब हंसने लगे तो केशव जी मुंह मोड़कर बोले, मैं सिर्फ अपनी प्रिंसेस के लिए ही फ्री हूँ। हाँ हाँ पता है, तो प्रिंसेस क्यों ना तुम यहाँ रहो ताकि हमें हर दिन चाचू के हाथ का टेस्टी खाना खाने को मिले। अरहान हंसते हुए बोला। वो सब नियति को यहाँ रखने के लिए हर बार ऐसे ही कोशिश करते रहते थे, कुछ ना कुछ लालच देने की कोशिश करते थे।
ये नियति के लिए कोई नई बात नहीं थी, पर बाकी तीनों भाइयों के लिए ये नया था। भारद्वाज फैमिली में सब नियति को यहाँ रखने के लिए कितनी कोशिश कर रहे थे। नियति ने गहरी सांस लिया और बोली, आप सबको पता है ना, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहकर उसने सबको देखा, सबके चेहरे मुरझा गए थे। नियति ने सबको गिफ्ट दिया। उसने आपने दादाजी, दोनों मामा जी के लिए टाई और वॉच डिजाइन किया था। वहीं आपने तीनों भाइयों के लिए ब्रोच और वॉच। वहीं दादी माँ और दोनों मामी के लिए उसने खुद सबसे बेस्ट और महंगी डायमंड से नेकलेस और ईयरिंग बनाया था। आपनी बच्ची की इतनी थॉटफुल नेचर को देखकर किसी ने मना नहीं किया, वरना क्या पता उनकी बच्ची पहली बार की तरह नाराज हो जाए। ठीक है, जब तुम रहने को राजी हो हम तुम्हें यहाँ ले आएंगे, बस मुझे कॉल कर देना, रंजन जी ने कहा। ये खाओ, देखो कैसा लग रहा है, ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाया है। इतना कहकर केशव जी ने उसे पेस्ट्री खिलाया जो उन्होंने क्यूट शेप में बनाया था। सबने प्लेट में देखा तो कई सारी क्यूट शेप की पेस्ट्री, कुकी, मिठाई भी थी। उसे देखकर सबने सिर हिला दिया। केशव जी को क्या लगता है, उनकी भांजी वाली लड़कियों की तरह ये क्यूट शेप देखकर लूसी से नाचेगी। उन सब को पता था कि नियति को क्यूट शेप और दूसरी लड़कियों की तरह कोई शौक नहीं था, फिर भी हर बार वो केशव जी की दिल को रखने के लिए खा ही लेती थी। तभी अरमान ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर एक पेस्ट्री पकड़ा। वो उसे ले पाता उससे पहले ही केशव जी ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और उसे घूरते हुए बोले, ये सब मेरी प्रिंसेस की है। फिर जय, आकाश और आदित्य को देखकर बोले, बेटा तुम तीनों भी लो। ये कहकर उन्होंने दूसरी प्लेट को उनकी तरफ खिसका दिया, जिसमें नॉर्मल शेप का पेस्ट्री था। वही अरमान ने मुंह बना लिया। डैड, में एक खा लूं तो क्या हो जाएगा? नियाई भी बोली, हाँ मामा जी, मैं इतना सब नहीं खा सकती हूँ, आप भाई को खाने दीजिए। नियति को ज्यादा मीठा पसंद नहीं था, वो इनमें से 2 खा ले वही काफी है। अरमान खुशी से बोला, देखा, सिर्फ मेरी प्रिंसेस ही मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरी बहन सबसे प्यारी है। इतना कहकर उसने अब अपने डैड की तरफ ध्यान नहीं दिया और उस क्यूट शेप की कुकी और पेस्ट्री लेकर खाना चालू कर दिया। वहीं केशव जी ने चीरकर मुंह बना लिया। ये लड़का हर बार उनकी प्रिंसेस के लिए बनाए खाने को खा जाता था। सब जय, आकाश और आदित्य से भी बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मैंशन में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। कियान और प्रखर भी यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि दादी माँ की बार बार मनाने पर कियान यहाँ रहने के लिए मान गया था। वहीं इस बात से सारिका बहुत जी ज्यादा खुश थी। क्या पता वो इस बीच कियान और प्रखर की करीब जा सके। उसने आज खुद कियान के लिए खाना बनाया था। वो खुशी से मटर पनीर लेकर आई। उसने सुना था कियान को मटर पनीर पसंद है, इसलिए आज उसने बहुत टाइम लगाकर ऑनलाइन से मटर पनीर की रेसिपी देखकर इसे दिल से बनाया था। उसे उम्मीद थी कि कियान को उसका बनाया मटर पनीर जरूर बहुत पसंद आएगा। जब सारिका ने कियान को सर्व किया तो कियान ने मुंह बना लिया और बोला, डैड, क्या ये सारिका आंटी अब इस घर की मेड है? क्योंकि ये काम तो घर के मेड या फिर घर के लोग जैसे दादी माँ, बुआ करती है ना। उसकी बात सुनकर प्राची और स्वाभिमान, जो अभी अभी निवाला लिया था, वो बाहर आने वाला था, दोनों ने ही अपनी हंसी रोक दिया। वहीं सारिका का चेहरा तो डे से काला पड़ गया। ये बच्चा क्या कह रहा है? तभी सुप्रिया जी बोली, कियान बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, तुम्हारी सारिका आंटी भी तो इस घर की मेंबर है। उनकी बात सुनकर कियान सख्त भाव से बोला, और वो कैसे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो हमारी फैमिली मेंबर है। उसकी बात सुनकर सारिका की आंखों में आंसू आ गया। भले ही वो इस घर की बेटी नहीं थी, उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, पर सुप्रिया जी ने उसे गोद लिया था और वो इसी घर में बड़ी हुई थी। सारिका की आंखों में आंसू देखकर सुप्रिया जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो थोड़े समझाने की भाव से बोली, बेटा, वो तुम्हारी आंटी है ना, वो मेरी बेटी भी है। उनकी बात सुनकर कियान डे से कुछ समझने की कोशिश करते हुए बोला, ओहो, तो वो आपकी बेटी है? डे से प्राची बुआ है, तो फिर ये मेरे डैड के पीछे क्यों पड़ी है? उस बार भी मैंने सुना था आपको ये कहते हुए कि आप मेरी डैड की शादी इनसे करना चाहती हो। अगर ये मेरी बुआ जैसी है, तब तो ये प्राची दी की तरह मेरे डैड की भी बहन हुई ना। भाई बहन की तो कभी शादी नहीं होती, मुझे पता है, तो ये कैसे मेरे डैड से शादी कर सकती है ना? मैंने सही कहा ना? उसने अपनी डेविल स्माइल को जल्दी से छुपा लिया। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि वो कोई बच्चा है जो सारिका की चाल को देख नहीं पाएगा। भले ही वो बच्चा था, पर वो अपने डैड की तरह ही चालाक और बेरहम था। उसके डैड ने उसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग दिया था। इतनी सी उम्र में ही उसने डिफरेंट लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया था। वो सिर्फ अपनी मम्मी के लिए मासूम था, बाकी सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे।
वहीं कियान की बात सुन मार प्रखर की होंठों पर भी डेविल स्माइल आ गई। अपनी चाची और मोम की वजह से वो सारिका को कुछ कह नहीं पाता था। ऊपर से सारिका बच्चों से उसके साथ बड़ी हुई थी, पर उसके बेटे के पास ऐसा कोई रीजन नहीं था जो उसे बोलने से रोक सके। वहीं बाकी सब हैरान और सदमे कियान को देख रहे थे। ये उनका छोटा सा पोता, इसे इतना भी बोलना आता है क्या? उन्होंने कियान से ऐसी बातें कहने की उम्मीद नहीं की थी। वहीं सारिका की फेस टू देखने लायक था। कहाँ वो प्रखर को अपना पति बनाना चाहती थी और कहाँ ये लड़का उसे प्रखर की बहन बना रहा है। वो और प्रखर की बहन बिल्कुल भी नहीं, वो बचपन से प्रखर से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। वो कैसे उसे अपना भाई मान सकती है? वैसे भी उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो प्रखर की चाची की दोस्त की बेटी है, वो प्रखर को कभी भाई नहीं मानेगी। पर सुप्रिया जी और बाकी सबका तो मुंह पीला पड़ गया था। वहीं स्वाभिमान और प्राची जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, इस बार अपनी हंसी रोक नहीं पाए। स्वाभिमान और प्राची एक साथ हंसने लगे। स्वाभिमान हंसते हुए बोला, वाह क्या बात है शेर, तुमने बिल्कुल सही कहा। सारिका दी को तुम आंटी नहीं, आज से बुआ बुलाना। ऑफकोर्स वो मेरे डैड की बहन है तो मैं भी उन्हें आंटी नहीं बुआ बुलाऊंगा। कियान टेडी स्माइल करके बोला। ये सुनकर सारिका को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आ रहा था। वो फिर भी स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, बच्चा तुम मुझे पहले की तरह आंटी ही बुलाना, मुझे अच्छा लगता है। इतना कहकर वो और कुछ बिना सुने उसकी प्लेट में मटर पनीर देने लगी। उसे डर था कियान उससे फिर से बुआ बुआ ना बोलने लग जाए। वो कियान की मम्मी बनना चाहती थी, बुआ नहीं। कियान ने मुंह सिकोड़ लिया। वहीं बाकी सब भी खाना खाने लगे। वो देख सकते थे कि सारिका को बुरा लगा है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही सारिका को सुप्रिया ने गोद लिया था और दादी माँ तो हमेशा से ही सारिका की शादी प्रखर से करने की खिलाफ थी, इसलिए उन्हें तो सारिका की दुखी होने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाकी वो सारिका की खुशी के लिए अपने बेटे की खुशी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने वाले थे। ऊपर से उन्हें अपनी बहू से भी मिलना था जिसे प्रखर ने चूज किया था। वो थोड़ी एक्साइटेड भी थे कि प्रखर ने किसे पसंद किया है। वहीं कियान ने देसे ही पनीर की बाइट लिया। उसने जल्दी से उसे थूक दिया। उसे पता था कि खाने की इंसल्ट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वो इस पनीर को नहीं खाने वाला था। वो मुंह बनाकर बोला, इसे मटर पनीर कहते हैं क्या? मैंने इतना गंदा मटर पनीर आज तक नहीं खाया। कियान की बात सुनकर तो सारिका फिर से उदास हो गई। उसने घंटों लगाकर इसे बनाया था और ये कियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बच्चा लगता है ये अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं तुम ये सब खाओ, उसे मत खाओ, अंकिता जी प्यार से बोली। उन्हें पता था सारिका ने पहले कभी खाना नहीं बनाया था, वो बस कुछ वक्त से खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी ताकि कियान और प्रखर को बनाकर खिला सके। पर वो नहीं चाहती थी कि बेकार खाना खाकर उनके बेटे और पोते की तबीयत खराब हो जाए। सारिका ने थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीख लिया था, पर उसे बस कुछ ही डिश आता था, कैसे कुकी या पेस्ट्री। कियान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, सारिका बुआ अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो बनाए ही मत। उसकी बात सुनकर सारिका ने अपनी मुठिया कस लिया। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसने प्रखर को देखा कि शायद वो कियान को उसे बुआ बुलाने से रोक दे, पर प्रखर आराम से एलिगेंट तरीके से अपना खाना खा रहा था, जैसे उसे इससे कोई मतलब नहीं हो। क्या प्रखर के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है? एटलीस्ट वो दोस्त थे तो वो कियान को उसे कैसे बुआ बुलाने दे सकता है। कुछ घंटे बाद दूसरी तरफ नियति के साथ जय, आकाश और आदित्य विला लौट आए थे। उनका कार विला के पार्किंग में रुकी और वो चारों कार से उतरकर अंदर चले गए। जय, आकाश, आदित्य सबके हाथ में कुछ बाइग्स थे। इन सभी बाइग्स में गिफ्ट था क्योंकि तीनों भारद्वाज फैमिली में पहली बार गए थे, इसलिए सबने उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट किया था। नियति के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट थे जिसे जय और आकाश ने पकड़ रखा था। हॉल में सब बैठे हुए थे। रूही और नेहा ने भी अपना काम खत्म कर दिया था, पर वो आज हुई बेइज्जती को भूल ही नहीं पा रहे थे। उन चारों को आते देख सब उनकी तरफ देखने लगे। उनके हाथ में इतना सारा बैग देखकर वो थोड़े हैरान थे। वहीं आरती जी ने उनकी तरफ देखा, वो जानना चाहती थी कि उनके घरवाले कैसे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर एंड बाय।